सुबह का वक्त डाइनिंग एरिया में बड़ी बहू सुधा पसीने से तर-बतर होकर सबको नाश्ता परोस रही है। दादी सास राधा जी पहली बाइट तोड़ती है और उनका मुंह बन जाता है। एक तो पूरा दिन लगा देती हो खाना बनाने में, उसके बाद भी नमक ज्यादा है। दादी जी, नमक तो मैंने अंदाज से ही डाला था, शायद थोड़ा ज्यादा गिर गया। बहू, माँ जी कह रही है तो चुपचाप सुनो। बहस करने से नमक कम नहीं हो जाएगा, कल से ध्यान रखना। भाभी ये क्या, मुझे आलू की सब्जी पसंद ही नहीं है। मेरे लिए कुछ और नहीं बनाया क्या? पिंकी, इतनी देर हो गई थी, सबकी पसंद का अलग अलग नाश्ता बनाया था, इसीलिए समय नहीं मिल पाया। आपकी ना रोज के ऐसे ही नाटक है, कभी समय पर मेरी पसंद का कुछ मिलता ही नहीं। पिंकी, सुबह सुबह भाभी को सुनाना बंद करो, जो बनाया शांति से खा लो। हाँ पिंकी, भाभी सुबह 5 बजे से रसोई में जुटी हुई है, उनकी मेहनत को तो देखो। अच्छा ठीक है, अब मुझसे तो इतना मसाले वाला खाना खाया नहीं जाएगा। सुधा बहू, मेरे लिए थोड़ी सादी खिचड़ी बना दो। जी चाचा जी, अभी जाती हूँ, आपके लिए खिचड़ी बनाती हूँ। सुधा रसोई में जाती है। रसोई घर में चारों तरफ भारी गंज और पतीले बिखरे पड़े हैं, सिंक बर्तनों से भरा है। सुधा चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ाती है और गुस्से में खुद से बड़बड़ाने लगती है। एक तो इतना बड़ा परिवार है, ऊपर से इतना सारा खाना बनाना पड़ता है, सबकी अलग अलग पसंद का ध्यान रखो। जरा सी देर हो जाए तो ये लोग मुझे इतना सुनाते हैं, मेरा तो मन करता है ये घर छोड़कर कहीं भाग जाऊं, कोई मेरी तकलीफ समझता ही नहीं। सुधा बड़बड़ाते हुए खिचड़ी बनाती है और चाचा जी को लाकर देती है। सभी के खाना खाने के बाद वो सबके जूठे बर्तन समेटती है और रसोई में लाकर बर्तन धोती है और साफ सफाई का काम करती है। 2 दिन बाद दोपहर के समय सुधा आंगन में कपड़े सुखा रही है, तभी पड़ोस की सीमा हाथ में निमंत्रण पत्र लेते हुए हंसते हुए अंदर आती है। सुधा, देखो मैं क्या लाई हूँ। हमारे यहाँ कुआं पूजन का बड़ा प्रोग्राम है, पूरे मोहल्ले का खाना है, तुम सबको जरूर आना है। अब हाँ, हम लोग जरूर आएंगे। तभी कमला बाहर आंगन में आती है। कौन आया है सुधा? अरे सीमा, आओ आओ आओ। नमस्ते चाची जी, प्रोग्राम में जरूर आना है। मैंने सुधा को कार्ड दे दिया है, अब मैं चलती हूँ, घर पर बहुत काम है। सीमा वहां से चली जाती है। सीमा के जाती ही, सुन बहू, जल्दी जल्दी खाना बना ले, फिर तैयार होकर चलेंगे पूजन में। जी ठीक है माँ जी, मैं अभी जाकर फटाफट सब्जी काटती हूँ और खाना भी चढ़ा देती हूँ। सुधा खुश होकर रसोई में जाती है और बड़े बड़े गंजों में खाना बनाने की तैयारी कर रही है। वो फटाफट सब्जियां काट रही है, उसके बाद आटा गूंथती है, फिर दाल और चावल भी चढ़ा देती है। काम करते हुए वो मन ही मन सोचती है, चलो आज जल्दी जल्दी खाना बना देती हूँ, कम से कम इसी बहाने घर से बाहर जाने का मौका तो मिलेगा। वैसे तो पूरा दिन मैं घर में ही पिसी रहती हूँ, आज थोड़ा घुमाऊंगी और लोगों से मिलूंगी भी। तभी हॉल से आवाज आती है। अरे सुधा बहू, जरा बाहर तो आना। जी पापा जी, कहिए, भूख लगी है क्या? खाना बस बन ही गया है। नहीं, खाना हमारे लिए नहीं, अभी मेरे 4-5 दोस्त घर पर खाना खाने आ रहे हैं, तो तुम उनके लिए भी खाना बना देना। लेकिन पापा जी, खाना तो पूरे घर के हिसाब से बन चुका है। तो क्या हुआ, जो खाना बनाया वो मेरे दोस्तों को खिला देना, तुम घर के लिए दूसरा खाना बना लेना, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। जी, जैसी आपकी आज्ञा, मैं फिर से तैयारी करती हूँ। सुधा भारी कदमों से किचन में जाने के लिए मुड़ती है। तभी कमला अपने कमरे से सज धज कर निकलती है और सुधा को सादे कपड़े में देखकर पूछती है, क्या हुआ बहू, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? चलने का समय हो गया है, सब राह देख रहे हैं। नहीं माँ जी, मैं नहीं चल रही, पापा जी के दोस्त आ रहे हैं खाने पर, मुझे दोबारा से खाना बनाना पड़ेगा, मेरा जाना नहीं हो पाएगा। हाँ, अब तुम बहू हो, बहू का तो फर्ज ही है सब संभालना, इसमें मुंह बनाने की क्या बात है। क्या खाना बनाओ, मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई भाई। कमला वहां से चली जाती है और सुधा किचन में जाकर फिर से खाना बनाने लगती है। अगले दिन सुधा हाथ में थैला लिए सब्जी खरीद रही है, तभी सीमा मिल जाती है। सुधा, कल तुम आई नहीं, कितना अच्छा प्रोग्राम था, सब लोग आए थे, इसी बहाने सबका मिलना जुलना भी हो जाता है। क्या करूं सीमा, मैं बहुत परेशान हूँ, घर में इतना सारा काम रहता है कि मुझे समय ही नहीं मिलता। हाँ ये भी है, लेकिन अब देखो तुम्हारी देवरानी आने वाली है, सुमित के लिए बात चल रही है ना, तुम्हारी देवरानी आएगी तब इन लोगों को समझ में आएगा कि बहुओं से इतना काम नहीं कराना चाहिए। बातें करने के बाद सीमा घर आती है तो देखती है हॉल में पंडित जी बैठे हैं और बातें चल रही हैं। अरे ये क्या बात हो रही है माँ जी, सब बड़े खुश दिख रहे हैं। अरे बहू, तुम्हारे देवर सुमित के लिए लड़की देख रहे हैं, पंडित जी ने बहुत अच्छा रिश्ता बताया है, लड़की का नाम है कीर्ति। हाँ, लड़की पढ़ी लिखी भी है और बहुत सुंदर भी, हमारे खानदान की लायक है।
चलो सब लोग तैयार हो जाओ, आज ही लड़की देखने जाना है, बात पक्की करना है। सुधा बहू तुम भी चलो हमारे साथ। जी पापा जी, मैं बस अभी 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। सभी लोग तैयार होकर कीर्ति के घर पहुंचते हैं। कीर्ति चाय की ट्रे लेकर आती है। वो बहुत ही खूबसूरत और आत्मविश्वास से भरी है। सुमित उसे देखकर मुस्कुराता है। बेटा खाना वाना बनाना आता है ना? हमारे यहाँ बहुत बड़ा परिवार है, सबका अलग अलग स्वाद है। जी माँ जी, खाना बनाना मुझे बहुत पसंद है। आप लोगों को कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, मैं सब संभाल लूंगी। लड़की दिखने में भी सुंदर है, संस्कारी भी लग रही है। हमें तो लड़की पसंद है भाई। तो फिर शादी पक्की समझे हमारी तरफ से? जी जी, हमारी तरफ से भी पक्का। मिठाई मंगवाइए। इस तरह दोनों की शादी पक्की हो जाती है। कुछ दिनों के अंदर कीर्ति और सुमित की शादी हो जाती है और कीर्ति दुल्हन बनकर घर आ जाती है और गृह प्रवेश की रस्म होती है। सुधा आरती की थाली लेकर दरवाजे पर खड़ी है और कीर्ति का स्वागत करती है। उधर पड़ोसन ने कमला से बातें करते हुए कहती है, अरे बहुत अच्छी बहू है कमला की, बड़ी सुंदर है, दिखने में संस्कारी लग रही है। सही कह रही हो, बहुत भाग्यशाली है ये लोग। हाँ, मेरी दोनों बहुएं बहुत संस्कारी है। आइए आइए बैठिए, चाय पीजिए। नहीं कमला, फिर कभी आएंगे, अभी चलते हैं। दोनों पड़ोसों ने रामलाल के घर से बाहर निकलकर आपस में बातें करते हुए, संस्कारी है या नहीं वो तो पता चल जाएगा। इन लोगों के यहाँ जॉइंट फैमिली का कितना काम रहता है, बाप रे बाप। सही बात है, बड़ी बहू सुधा तो बेचारी बर्दाश्त करती रहती है, छोटी बहू को देखते क्या करती है। हर कोई थोड़ी ना बर्दाश्त करेगा। अगले दिन सुबह सुबह सुधा अपने कमरे में आराम से बैठी मन ही मन सोच रही थी, चलो अब देवरानी आ गई है, अब ये करेगी काम। मैं तो आज रसोई में नहीं जाऊंगी, इतने सालों बाद मुझे थोड़ा आराम मिलेगा। उधर कीर्ति तैयार होकर हॉल में बैठी अपनी सास के पास आती है। जाओ बेटा, तुम खाना बना लो जाकर। और सुनो, सबको अलग अलग खाना पसंद है। माँ जी को बिना नमक का, रामलाल जी को तीखा, पिंकी को पास्ता और सुमित को पराठे। और हाँ, हमेशा 4 लोगों का खाना ज्यादा ही बनाना, क्योंकि हमारे यहाँ कोई ना कोई आता जाता ही रहता है। ठीक है माँ जी, मैं देख लेती हूँ। कीर्ति रसोई में जाती है और बड़े बड़े बर्तन देखकर हैरान रह जाती है। बाप रे, इतने बड़े बड़े गंजे। अगर इस पारंपरिक तरीके से खाना बनाया तो मुझे तो रोज दोपहर हो जाएगी। ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। कीर्ति खाना बनाना शुरू करती है। बनाते बनाते दोपहर हो जाती है। तभी पिंकी रसोई में आती है। भाभी अब तक नहीं बना दिया खाना, बहुत भूख लगी है। कॉलेज जाने का समय हो गया, पेट में दर्द हो रहा है। बस पिंकी, बस थोड़ा समय और लगेगा, काम बहुत ज्यादा है। पिंकी चली जाती है और कीर्ति फिर से खाना बनाने में लग जाती है। थोड़ी देर बाद सुमित अंदर आता है। आज तुम्हारी पहली रसोई है, हम तो बेसब्री से खाने का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी करो। तभी रामलाल बाहर से आवाज देते हैं, अरे बहू जरा चाय तो देना, सिर में दर्द हो रहा है। सुमित के जाने के बाद कमला रसोई में आती है। अरे बहू जल्दी कर, 1:30-2 बजने को आए, सब भूखे बैठे हैं। दोपहर के 2 बज चुके हैं और कीर्ति का खाना अभी तक नहीं बना था। तभी सुधा मुस्कुराते हुए रसोई में आती है। अरे तुम्हारा खाना नहीं बना अभी तक? पूरे घर वाले भूखे बैठे हैं। बस बनी क्या है भाभी जी, क्या रोज इतना ही काम करना पड़ता है? ऐसे ही खाना बनाना पड़ता है? हाँ तो रोज तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, अब तुम आई हो, तुम्हें भी ऐसे ही बनाना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, हमारी पूरी जिंदगी रसोई में ही चली जाएगी। चलाना तो पड़ता है काम। चलो खाना बन गया तो लगवा लेती हूँ। दोनों बहू मिलकर खाना लगाती है। सभी खाना खाते हैं। दोनों मिलकर घर का बाकी का काम भी खत्म करती है। शाम के समय कीर्ति थक कर छत पर चली जाती है। इधर नीचे कमला सुधा को आवाज देकर बुलाती है। सुधा, जाओ खाना बना लो, शाम का समय हो गया है। मैं क्यों बनाऊं खाना? अब तो वो आ गई है, उससे बोलना चाहिए। अरे माँ जी, कीर्ति आ गई है ना, उसने दोपहर में कितना अच्छा खाना बनाया था, मैं उसी को बोल के आती हूँ, वो बना लेगी। सुधा कीर्ति को ढूंढते हुए छत पर आती है। अरे देवरानी जी, यहाँ क्या हवा खा रही हो? हाँ दीदी, नीचे तो बहुत गर्मी लग रही थी। चलो जाओ खाना बना लो सबका। तुम्हारे हाथ का खाना तो बहुत अच्छा था, सबको बहुत पसंद आया। अब से सब तुम्हारे हाथ का खाना ही खाएंगे। हाँ दीदी, आप चिंता मत करो, मैं सब बना लूंगी। मैं ये सोच रही थी कि अब कैसे कैसे काम को आसान बनाना है। कीर्ति नीचे आती है। तभी दरवाजे पर कुरियर वाला आता है। उसके पास बहुत सारा सामान है। कीर्ति पेमेंट देकर सारा सामान रिसीव करती है। अरे ये क्या है, इतना सारा सामान क्या मंगवा लिया? माँ जी, ये मेरे किचन का सामान है।
कीर्ति पार्सल को रसोई घर में ले जाकर सारा सामान खोलती है। सुधा दरवाजे के पीछे से देख रही थी तो उसमें एक बड़ा सा तवा था, आटा मेकर था, 4 खंड वाली कढ़ाई थी और बड़ा सा बेलन भी था। कीर्ति सारा सामान रसोई में ले जाती है और उसको खोलकर जमा देती है। उसने ऑनलाइन ऑर्डर करके वेजिटेबल चॉपर, बड़ा सा तवा, बड़ा सा बेलन, 4 खंड वाली कढ़ाई, आटा गूंथने का आटा मेकर, टोस्टर और कुछ रेडी मसाले मंगवाए थे। कीर्ति गैजेट्स का इस्तेमाल शुरू करती है, चॉपर से सब्जियां काटती है और रेडी मिक्स मसाले निकालती है। इस चॉपर से तो सब्जियां 2 सेकंड में कट गई। अब कढ़ाई की एक खंड में दाल तड़का, दूसरे में चावल, तीसरे में सब्जी और चौथे में चटनी बनेगी और इस बड़े बेलन से फटाफट रोटियां बेलूंगी। कीर्ति बड़े तवे पर फटाफट रोटियां बेलती है, सेकती है। तभी सुधा अंदर आती है और ये सब देखकर हैरान रह जाती है। अरे, इतनी तेजी से काम हो रहा है? जी दीदी, इन सामानों से काम बहुत जल्दी हो जाता है। लो बन गया खाना, सिर्फ 2 मिनट लगे। 2 मिनट में तुमने पूरी जॉइंट फैमिली का खाना बना दिया? ये तो चमत्कार है। फिर कीर्ति डाइनिंग टेबल पर सभी के लिए खाना परोसती है। खाना खाकर वाह वाह वाह, मेरे को बहुत खुशी की बात है। तुम तो बहुत अच्छे से काम कर लेती हो, खाना बहुत स्वादिष्ट है। हाँ बहू, आज तो तुमने सच में कमाल कर दिया, इतनी जल्दी खाना बन गया। सबकी तारीफ सुनकर कीर्ति बहुत खुश हो जाती है। खाना खाकर सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। दोनों बहुओं का काम जल्दी खत्म हो जाता है। भाभी, आज तो हमारा काम जल्दी खत्म हो गया। चलिए आज हम दोनों बाजार चलते हैं। अब टाइम भी मिला है तो घूम कर आते हैं। सच में? चलो मैं तैयार होकर आती हूँ। दोनों बाजार पहुँचती है। सुधा और कीर्ति घूम रही है, तभी सामने से सीमा और माधवी मिलती है। अरे, आज तो देवरानी जेठानी साथ में घूम रही हो। तुम्हें टाइम मिल गया? तुम्हें तो कभी टाइम नहीं मिलता था, हमेशा रसोई में रहती थी। हाँ सीमा, 2 मिनट में जॉइंट फैमिली का खाना बनाने वाली बहू जो आ गई है। देवरानी ने तो फटाफट 2 मिनट में सारा काम कर लिया और मुझे देखो घूमने का भी टाइम मिल गया। अब तो हम रोज घूमेंगे। वे लोग बातें करते हैं, सब्जी खरीदते हैं और आइसक्रीम खाकर घर आ जाते हैं। कीर्ति रोज इसी तरह 2 मिनट में खाना बनाकर सबको खिला देती और दोनों बहुओं को घूमने का समय भी मिल जाता। कुछ दिनों बाद अचानक कमला की ननद मोहिनी घर आती है। अरे बहू, आज तो मोहिनी आई है, तुम खाना बना दो। ठीक है माँ जी, मैं अभी रसोई में जाकर बनाती हूँ। कीर्ति रसोई में जाती है और खाना बनाना शुरू करती है। इधर मोहिनी कमला से कहती है, तुम्हारी छोटी बहू इतना सारा काम संभाल लेगी? तुमने सुधा को बाहर का काम दे दिया क्या? हाँ बुआ जी, मैं बाहर के काम कर रही थी। देवरानी तो अकेली काफी है खाना बनाने के लिए, वो बहुत तेज है। इतने बड़े परिवार का खाना वो अकेले बनाती है? चलो मैं भी तो देखूं। मोहिनी कमला और सुधा के साथ रसोई में आती है और कीर्ति को खाना बनाते देखकर हैरान रह जाती है। कीर्ति फटाफट आटा मेकर से आटा गूंथकर रोटी मेकर और बड़े तवे पर रोटियां बना रही है और 4 खंड वाली कढ़ाई में खाना बन रहा है। बुआ जी आइए आइए, देखिए 2 मिनट में तो खाना बन गया पूरा। अरे वाह, अपनी जॉइंट फैमिली का खाना 2 मिनट में बना लिया है। ये तो कमाल की मशीन है भाई। थोड़ी देर बाद कीर्ति खाना लगाती है, सब खाना खाते हैं। अब बुआ जी भी तारीफ करती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन पड़ोस की निर्मला अपनी बेटी पूजा के साथ रोती हुई आती है। कमला बहन, क्या करूं, मेरी बेटी पूजा का रिश्ता 3-4 बार लगकर टूट चुका है। क्यों निर्मला, क्या बात हो गई? पूजा तो इतनी अच्छी लड़की है। इसे कुछ बनाना नहीं आता और इस बार इसका रिश्ता बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली में लगा है। मैं चाहती हूँ ये रिश्ता ना टूटे। हाँ मौसी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे जॉइंट फैमिली का खाना 2 मिनट में बनाना सिखा दो ना। पूजा तुम रो मत, चलो मेरे साथ रसोई में, मैं तुम्हें अपनी तकनीक सिखाती हूँ। कीर्ति पूजा को लेकर रसोई घर में जाती है और खाना बनाना शुरू करती है। देखो पूजा, इस बड़े तवे पर फटाफट रोटी बेलकर ऐसे डालते हैं, इस आटा मेकर से आटा गूंथते हैं और इस 4 खाने वाली कढ़ाई में एक साथ सब्जी, दाल, चटनी बन जाती है और इस वेजिटेबल चॉपर से सब्जियां कटती है। अरे वाह भाभी, ये तो बहुत आसान है, मैं सीख गई। अब आप मेरी कहीं भी शादी तय कर दो, मैं नहीं डरने वाली। निर्मला और पूजा बहुत खुश होकर चले जाते हैं। कुछ हफ्ते बाद शाम के समय अमित बहुत घबराया घर आता है। अरे, मैं तुम लोगों को एक बहुत जरूरी बात बताना ही भूल गया था। क्या बताना भूल गए थे? इतने घबराए हुए क्यों? मेरे बॉस और उनके दोस्त आज हमारे घर पर खाने के लिए आ रहे हैं। मैं काम के चक्कर में बताना ही भूल गया और अब तो वो ऑफिस से निकल भी चुके हैं। 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। अब तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी और बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा। भैया आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हो, मैं हूं ना। हाँ भाई, हमारे 2 मिनट में खाना बनाने वाली बहू है ना, तो क्यों चिंता कर रहे हो?
जाओ बहू, तुम संभाल लो। दोनों रसोई घर में जाती है। फिर कीर्ति और सुधा अपने उसी फटाफट वाले तरीके से फटाफट खाना बनाना शुरू करती है। चॉपर चलता है, आटा मेकर घूमता है और कढ़ाई चढ़ती है। ठीक 2 मिनट पर बॉस और उनके दोस्त घर आते हैं। अमित, हम आ गए। तुम्हारे घर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत भूख लगी है, खाना तैयार है ना? अमित डरते हुए रसोई की तरफ देखता है। सर वो थोड़ा समय लगेगा। तभी कीर्ति और सुधा हाथ में गर्मा गर्म खाने की ट्रॉली लेकर हॉल में आती है और टेबल पर लगाती है। नमस्ते सर, खाना बिल्कुल तैयार है, आप लोग बैठिए। अरे वाह सुमित, तुम तो कह रहे थे समय लगेगा, पर यहाँ तो आते ही 2 मिनट में टेबल सज गई। बॉस और उनके दोस्त खाना खाते हैं और बहुत तारीफ करते हैं। अमित, तुम्हारी पत्नी और बहू ने बहुत अच्छा खाना बनाया, मैं बेहद खुश हूँ। ये लो तुम्हारा प्रमोशन लेटर। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे परिवार की स्फूर्ति ने मेरा तो दिल जीत लिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बॉस के जाने के बाद पूरा परिवार हॉल में इकट्ठा होता है। कमला मुस्कुराती है। इनको कौन बताए कि हमारी बहू 2 मिनट में खाना बनाती है। कीर्ति, आज तुम्हारी वजह से मुझे प्रमोशन मिला है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ अमित, अब हमारी देवरानी तो इस घर की रीढ़ बन गई है। मुझे अपनी दोनों बहुओं पर बहुत गर्व है, आज हमारी इज्जत बढ़ गई। कीर्ति बेटा, मुझे माफ कर देना, मैं पुरानी सोच में जी रही थी, पर तुमने सिखाया कि समझदारी से काम करके परिवार को खुश रखा जा सकता है। पूरा परिवार खुशी खुशी हंसने लगता है। सुधा और कीर्ति एक दूसरे को गले लगा लेती है और घर में खुशी का माहौल छा जाता है। सुबह का समय है। मनोहर जी अखबार पढ़ रहे हैं, मधुमाला जप रही है और किशोर और रश्मि चाय पीते हुए बातें कर रहे हैं। कुल मिलाकर घर का माहौल शांत और सुकून भरा है। लेकिन तभी धड़ाम से दरवाजा खुलता है और संजना एक बड़ा सा ट्रॉली बैग घसीटते हुए तूफान की तरह अंदर प्रवेश करती है। मम्मी, पापा, आज के बाद मैं उस घर में कभी पैर नहीं रखूंगी। वो लोग इंसान नहीं, जल्लाद हैं, जल्लाद। संजना बेटा, सुबह सुबह अचानक कैसे आई? दामाद जी कहाँ है? वो साथ में नहीं आए क्या? उन्हें अपनी माँ और भाभी की गुलामी से फुर्सत मिले तब तो आएंगे ना पापा। वैसे भी मैं सब छोड़ छाड़ कर आ गई हूँ, अब यहीं रहूंगी आप लोगों के पास। मेरा दिल बैठा जा रहा है बेटा, क्या हुआ है जरा खुलकर बता, ऐसे कैसे सब छोड़ छाड़ कर आ गई तू? संजना, पहले आराम से बैठ जा, ये ले पानी पी, फिर रिलैक्स होकर बता क्या हुआ है। क्या बताऊं, मेरी जिंदगी का तो तमाशा ही बन गया है। सुबह से लेकर रात तक कोल्हू के बेल की तरह काम करवाते हैं मुझसे। सास के ताने, जेठानी के हुक्म बजाते बजाते तो मेरी हालत खराब हो गई है। क्या कह रही है तू बेटा? यूं अचानक कैसे बदल गए वो लोग? अचानक कुछ नहीं हुआ है मम्मी, शादी के दूसरे दिन से ही शुरू हो गया था ये टॉर्चर। आप लोग परेशान ना हो इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया, लेकिन अब मेरी बर्दाश्त की सीमा खत्म हो गई है। एक दिन भी वहां रहती तो डिप्रेशन में चली जाती। डिप्रेशन में चली जाती? ये कैसे शब्द इस्तेमाल कर रही है तू बेटा? मुझे तो घबराहट हो रही है। आपको सुनकर घबराहट हो रही है मम्मी, मैं तो ये झेल कर आई हूँ। अच्छा ठीक है, तू टेंशन मत ले, पहले 2-3 दिन रिलैक्स कर, फिर देखते हैं क्या होता है। संजना की शादी 6 महीने पहले उसी शहर में रहने वाले अमित से हुई थी। अमित के परिवार की तरफ से रिश्ता आया तो वो एक नजर में ही सबको भा गया था। नौकरी भी अच्छी थी, इसलिए मना करने का सवाल ही नहीं उठता था। बस चटमंगनी और पट ब्याह हो गया। आज जब संजना इस हालत में मायके आई तो सब हैरान परेशान हो गए थे। दोपहर को अमित के 10 मिस्ड कॉल्स हैं, मैं तो अभी फोन नहीं उठाऊंगी, अब उसकी जिंदगी से चली जाऊंगी, तब उसे मेरी कीमत पता चलेगी। कोई बड़ी बात हुई हो तो खुलकर बता बेटा, वरना घर गृहस्थ में तो ऐसी छोटी मोटी बातें होती ही रहती हैं। यूं अपना घर छोड़कर तो नहीं आते ना। मम्मी, सुबह से रात तक काम करो, सास और जेठानी के ताने सुनो, अकेले सबकी गुलामी करो, ये बात आपको छोटी मोटी लगती है क्या? चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा बेटा। अब कुछ नहीं ठीक होगा माँ, मुझे अब उस घर में नहीं जाना है। बस अब समझ लो कि मैंने अपने ससुराल से संन्यास ले लिया है। ऐसी बातें मत कर संजना, रिश्ते तोड़ना आसान नहीं होता है। अब अकेले में बैठकर ठंडे दिमाग से सोच, फिर कोई डिसीजन ले। मम्मी जी, हम इसे अकेला छोड़ देते हैं। रश्मि और मधु वहां से चली जाती है और संजना सोच विचार करने के बजाय सुकून से सो जाती है। शाम को चाय के समय, बेटा कुछ सोचा तूने? तू फोन भी नहीं उठा रही है दामाद जी का, एक बार बात तो कर ले उनसे, हो सकता है कि बातचीत से कोई हल निकल आए। चैन से चाय तो पीने दो मम्मी, फिर से वही बात लेकर बैठ गई। और क्या दामाद जी लगा कर रखा है आपने, अब मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। बेटा, तेरी मम्मी और भाभी की बात सही है, जहाँ रिश्ते की बात हो वहाँ छोटी छोटी बातों को दिल से निकाल देना चाहिए। अब दामाद जी को फोन लगा और मामला सुलझा ले।
मुझे भी यही लगता है। अमित का फोन मुझे भी बार बार आ रहा है, लेकिन उठाकर क्या कहूँ समझ में नहीं आ रहा। तो एक बार बात कर लेगी तो हमें बात करना आसान हो जाएगा। आप सबको मेरी हालत समझ में नहीं आ रही है क्या? आपकी बेटी होने के बावजूद भी आपको तो बस अमित और उसके घर वाले से ही सही लग रहे हैं। हद है। ऐसी बात नहीं है संजना, हम सब तुम्हारा भला ही चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि कहीं छोटी सी बात बड़ी ना हो जाए, जिसकी वजह से तुम्हारा बसा बसाया घर टूट जाए। बस कीजिए मुझे समझाना। मैं अगर आपको यहाँ अच्छी नहीं लग रही हूँ तो बता दीजिए, मैं अपना इंतजाम कहीं और कर लूंगी। लेकिन एक बात अच्छी तरह से सुन लीजिए कि ससुराल तो हरगिज नहीं जाऊंगी। संजना की बात सुनकर सब चुप हो जाते हैं और उसे कोई कुछ नहीं कहता। अगले दिन सब चाय पी रहे होते हैं कि किशोर के मोबाइल पर अमित का फोन आता है और इस बार वो उठा लेता है। हमें थोड़ा समय दो अमित, हम लोग भी इसी बारे में सोच रहे हैं कि आगे क्या करना है। हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। भैया, घर परिवार में तो छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, फिर जॉइंट फैमिली में तो ये कॉमन सी बात है। संजना को समझाइए आप लोग, यहाँ मम्मी की तबीयत भी खराब हो गई है। ठीक है, मैं समझा कर देखता हूँ। संजना, अमित कह रहा था कि आंटी जी की तबीयत खराब हो गई है, तुझे बुलाया है वहाँ। देखा आप लोगों ने, मम्मी जी की तबीयत खराब है तो तीमारदारी करने के लिए मुझे बुला रहे हैं। मेरी जेठानी से कहकर देखे जरा। पता है ना कि उनके घर वाले आप लोगों की तरह अपनी बेटी को भाषण नहीं देते हैं, बल्कि उसका साथ देते हैं। इसमें भाषण देने वाली क्या बात हो गई संजना? स्मृति के माँ बाप चाहे जो करे, हमें जो सही लगता है हम वही समझाएंगे ना तुझे। और क्या हो गया जो बीमार सास की देखभाल कर ली तो? बात देखभाल की नहीं है मम्मी, लेकिन वहाँ हर काम सिर्फ मैं ही क्यों करूँ? एक बार में 30-30 रोटियां बनानी पड़ती है मुझे। मैं भी तो इंसान हूँ ना, कोई जानवर तो नहीं हूँ कि मेरी कोई फीलिंग ही नहीं है। अच्छा ठीक है, तुझे आज नहीं जाना है तो मत जा, बल्कि कुछ दिन और आराम कर ले यहाँ। मैं खुद उनसे बात करूंगा कि तुझ पर काम का बोझ न डाले। बात सिर्फ काम की नहीं है पापा, बुरे बर्ताव की भी है। आप बस मुझे यहाँ से किसी भी तरह भगाकर उस नरक में झोंकना चाहते हैं। आप कुछ भी करें, लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगी। संजना गुस्से से चली जाती है। 2 दिन तक उसका मूड खराब देखते हुए घर में इस बारे में कोई बात नहीं होती। चौथे दिन संजना की मौसी का फोन आता है। खुशखबरी सुनाने के लिए फोन किया है मधु। मोहित की शादी तय हो गई है। तुम सबको तो आना ही है, लेकिन संजना के ससुराल वालों को भी न्योता भिजवा रही हूँ। बड़े अच्छे लोग हैं वो। शादी में कितनी धूम मचाई थी सबने। हाँ हाँ जरूर देना। तो फिर मुझे उसके ससुराल का एड्रेस लिखवा दे, मैं डायरी पेन लेकर ही बैठी हूँ। मुझे अभी ठीक से याद नहीं है गीता। ऐसा करती हूँ कि संजना से पूछकर फोन करती हूँ। फोन रखकर मधु वहीं बैठी संजना की तरफ देखती है और संजना तुनक कर कहती है। मुझे अंदाजा हो गया है मम्मी कि मौसी ने आपसे क्या कहा है, लेकिन आपको उन्हें एड्रेस बताने की कोई जरूरत नहीं है। जब रिश्ता ही खत्म हो रहा है तो फिर कैसी रिश्तेदारी? लेकिन बेटा, वो तो कह रही थी। पता है क्या कह रही होगी? यही ना कि संजना के ससुराल वाले तो खूब अच्छे हैं, जेठानी लाखों करोड़ों में एक है। मम्मी, इन लोगों ने बाहरी दुनिया में बस झूठा इंप्रेशन बना कर रखा है। सबके साथ जेठानी भी मुझे परेशान करती है। लेकिन बेटा, तेरी जेठानी तो वाकई बड़ी अच्छी है, सब तारीफ करते हैं उसकी। यही बात तो मेरी भी समझ के परे है मम्मी कि वह सब मेरी जेठानी के आगे झुकते क्यों हैं? हर समय बस उन्हीं के गुण गाते रहते हैं और मुझे नीचा दिखाते हैं। तेरी गलतफहमी भी तो हो सकती है ना बेटा। मैं दूध पीती बच्ची हूँ क्या मम्मी, जो कुछ समझती नहीं? सारा काम मुझ अकेली पर डाल देते हैं, ऊपर से गलतियां निकाल निकाल कर बातें भी सुनाते हैं, और वो महारानी बस आराम से बैठी रहती है। ये भेदभाव नहीं तो और क्या है मम्मी? मधु के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता और वो चुप रह जाती है। 5वें दिन संजना के मोबाइल पर उसकी सास रेखा का फोन आता है, लेकिन वो उठाती नहीं। दूसरी बार फोन आने पर रश्मि उसे कहती है। संजना, उठाकर देख ले एक बार। तूने तो एक बार भी उनकी तबीयत का पूछा नहीं, फिर भी सामने से फोन कर रही है, तो बात कर ले। कहिए क्या बात है मम्मी जी? बेटा, उषा के यहाँ कथा रखी है, तू भी चलना हमारे साथ। उन्होंने बड़े चाव से तुझे बुलाया है। मैं अमित को भेजती हूँ तुझे लेने के लिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है मम्मी जी, मैं नहीं चल पाऊंगी। भाभी है तो सही, मेरा मन नहीं है आपके साथ कहीं जाने का। ये कहकर संजना बिना कुछ सुने फोन रख देती है। मधु और रश्मि को ये बर्ताव अच्छा नहीं लगता और वो उसे समझाती है। ये गलत तरीका है अपनी सास से बात करने का। जो कहना था ढंग से भी तो कह सकती थी ना तू। मम्मी जी सही कह रही हैं संजना, वो सास है तेरी, इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए उनसे। भाभी, ये कड़वाहट ना बहुत कुछ सहन करने के बाद आती है। आपकी सास भोली है और ससुराल वाले अच्छे हैं ना, इसलिए आपको ससुराल वालों का टॉर्चर क्या होता है पता नहीं है अभी। संजना पलटकर जा रही होती है कि तभी पड़ोस की शीतल चाची आती है और हंसते हुए कहती है। संजना 5 दिनों से आई है, लेकिन एक बार भी अपनी चाची से मिलने नहीं आई, बाहर भी नहीं निकली। कुछ खास बात है क्या?
बस ऐसे ही चाची जी, मन नहीं किया कहीं आने जाने का। इसलिए ही तो पूछ रही हूँ, मोहल्ले में चिड़िया बनकर फुदकती रहने वाली संजना का मन कैसे नहीं है? अपनी चाची से कुछ मत छिपा, बता कौन सा महीना चल रहा है? ऐसी कोई बात नहीं है शीतल, जब भी होगी सबसे पहले तेरे घर मिठाई भेजूंगी। फिर भी ठीक है। और बेटा, कितने दिन की छुट्टी पर आई है? अगले हफ्ते रानी भी आ रही है, लेकिन तू तो चली जाएगी तब तक। नहीं चाची जी, मैं रहूंगी तब तक, वो आए तो भेजना उसे। बड़े अच्छे हैं लोग हैं भाई, 15-20 दिन की छुट्टी मिल गई तुझे। रानी तो बेचारी तरस जाती है मायके आने को, अभी भी 4 दिन रहकर चली जाएगी। शीतल के जाते ही मधु के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं और वो संजना से कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि संजना कहती है, प्लीज मम्मी, अब अपना लेक्चर शुरू मत कर देना। मुझे लोगों की बातों की कोई परवाह नहीं है। वैसे भी रानी की परिस्थिति मुझसे अलग है, उसके ससुराल वाले दिखावटी नहीं है, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। मधु गहरी सांस भरकर रह जाती है। अगले दिन संजना की जेठानी स्मृति का फोन आता है और संजना हाथ में नेल पेंट लगाते हुए फोन स्पीकर पर रखकर बात करती है। कैसी हो संजना, क्या हाल है? बहुत खुश और रिलैक्स हूँ भाभी, नेल पेंट लगा रही हूँ। वहां तो मुझे बाल बनाने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। ऐसा मत कर संजना, और ऐसे घर छोड़कर क्यों चली गई तुम? यहाँ सब कितना परेशान हो रहे हैं। चलो अब जल्दी से आ जाओ अपने घर। सब परेशान तो होंगे ही ना भाभी, मुफ्त की नौकरानी जो चली गई है। अब सबको काम जो करने पड़ रहे होंगे, मैं नहीं आऊंगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। संजना फोन काट देती है और नेल पेंट लगाने में व्यस्त हो जाती है। मम्मी, आप लोगों के कहने पर मैंने उनसे बात कर ली, लेकिन अब उनका चाहे जितनी बार फोन आए, ना तो आप मुझे कहेंगे फोन उठाने के लिए और ना ही आप लोग उठाएंगे। 10 दिन और बीत जाते हैं। संजना अमित के साथ किसी का भी फोन नहीं उठाती। एक दिन रेखा, अमित, सुमित और स्मृति खुद ही वहां आ जाते हैं और दरवाजा संजना ही खोलती है। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी है। संजना, ये क्या तरीका है? इन्हें अंदर तो आने दे बेटा। आप अंदर आइए प्लीज। ठीक है पापा, आप लोग इनकी खातिरदारी कीजिए, मैं यहाँ से चली जाती हूँ और चिंता मत कीजिएगा, रानी के यहाँ ही जा रही हूँ। संजना चली जाती है और घर के सभी इस मामले पर बातचीत करते हैं, लेकिन संजना के ससुराल वालों के जाने के बाद उनकी असलियत सबके सामने आ जाती है और सबके चेहरे गंभीर हो जाते हैं। संजना के आने के बाद, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, वो लोग तो सच में तेरे काबिल नहीं है। हमने भी चटमंगनी पट ब्याह करके तेरी जिंदगी खराब कर दी। सोचा भी नहीं था कि वो लोग ऐसे निकलेंगे। तो बिल्कुल सही कह रही थी और हमने तेरी बात पर यकीन नहीं किया। मुझे भी माफ कर दे संजना, तू मेरी छोटी बहन की तरह है और मैं ही तेरा दुख नहीं समझ पाई। वो लोग अपने आप को समझते क्या है? मेरी बहन मुझ पर बोझ नहीं है, जिंदगी भर यही रहेगी हमारे साथ। तो चिंता मत कर संजना, तेरा भाई तेरे साथ है। देख लिया आप लोगों ने, आ गई ना उनकी असलियत आपके सामने। सब अब संजना का खूब ध्यान रखने लगते हैं। 2 दिन बाद अमित का फोन आता है और किशोर उसे डपटते हुए कहता है, आइंदा फोन लगाने की जरूरत भी मत करना। अब तुम जैसे लोगों से हमें कोई बात नहीं करनी है। अपने घर वालों को भी समझा दो कि यहाँ कोई फोन नहीं करेगा। उसी दिन शाम को रानी संजना से मिलने आती है और बातों बातों में रानी उसे बताती है, संजना, मुझे खूब अच्छा ससुराल मिला है। सब मुझे खूब प्यार करते हैं वहाँ। मैं और मेरी जेठानी तो बहनों की तरह रहती हैं बिल्कुल। हर काम मिलजुल कर निपटा लेती हैं। सच कहूँ तो 4 दिनों में ही मुझे ससुराल की याद आने लगी। सच? हाँ, मेरा तो यहाँ मन ही नहीं लगता है, इसलिए मैं जल्दी-जल्दी अपने घर भाग जाती हूँ। भगवान न करे तेरा ससुराल मेरे ससुराल जैसा ना निकले रानी, तू बड़ी लकी है इस मामले में। वो तो है, अब मैं सिर्फ नाम की रानी नहीं हूँ, सच में ससुराल की रानी हूँ। कुछ देर बैठकर रानी चली जाती है और संजना का मूड उखड़ जाता है। किशोर ऑफिस से आता है और रश्मि कभी चाय तो कभी नाश्ता लेकर उसके आगे पीछे डोलने लगती है। सब चाय पीते हुए बातें करते हैं। कुछ फोन आया उन बेवकूफ लोगों का? वैसे अब बातचीत करने का कोई फायदा नहीं है, अब तो सीधा फैसला होगा। क्या फैसला होगा पापा? क्या होगा मतलब? अब हम तुझे उस नरक में कभी नहीं भेजेंगे और ये हमारा आखिरी फैसला है बेटा। तू बिल्कुल चिंता मत कर, अभी तेरे माँ बाप और भाई भाभी जिंदा हैं। शाम को शीतल चाची आती है और हैरानी से पूछती है, मधु, आज रानी बता रही थी कि संजना अपने ससुराल में बिल्कुल खुश नहीं है। वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं निकले। बड़ा बुरा लगा सुनकर। अब क्या होगा इसका? क्या होगा मतलब? हमारी बेटी सड़क पर पड़ी है क्या? अच्छा खासा घर है इसका, यही रानी बनकर रहेगी। वहां भेजने से तो अच्छा ही है ना। अक्सर माँ बाप जो गलती करते हैं हम नहीं करेंगे। हाँ चाची जी, वो दिखावटी लोग
बस जमाने के लिए अच्छे हैं। हम भी उनके झांसे में आकर अपनी संजना को समझौता करने के लिए समझा रहे थे, लेकिन उनकी असलियत हमारे सामने आने के बाद तो हम उसे इस आग में नहीं झोंकेंगे। शीतल चली जाती है। अगले दिन फिर से स्मृति का फोन आता है और मधु उससे लताड़ते हुए कहती है, अरे भाई, तुम्हें एक बार कह तो दिया, समझ में नहीं आता है क्या? घर में नौकरानी की जरूरत है तो हम पैसे भिजवा देंगे, लेकिन अब हमारी बेटी वहां आप लोगों की चाकरी करने कभी नहीं आएगी। कुछ दिन और बीतते हैं और अब ना तो संजना के ससुराल से किसी का फोन आता है और ना ही अमित उसे मनाने की कोशिश करता है। काफी दिनों से ससुराल में रहने वाली संजना अब परेशान हो जाती है और किशोर को अमित से बात करने के लिए कहती है। भैया, काफी दिनों से किसी का फोन नहीं आया। मैंने अमित को फोन लगाया तो उसने भी बार बार काट दिया। मुझे अब अपने घर जाना है भैया। अब क्यों फोन लगाना है उसे? मेरी उससे बात हो गई है, वो जल्दी ही तलाक का नोटिस भेजने वाला है। तुम अब उस नरक से हमेशा के लिए आजाद हो जाओगी। तलाक का नाम सुनते ही संजना उछलकर खड़ी हो जाती है और घबरा कर कहती है, बात तलाक तक क्यों पहुंचाई भैया? मैं अमित से तलाक नहीं लेना चाहती हूँ, मैं तो सिर्फ उसे सबक सिखाना चाहती थी। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता है बेटा, और वहां इतने बुरे लोगों के बीच जाकर फायदा क्या है तेरा? मुझ में अपनी बेटी को रखने की ताकत है बेटा, तुम जमाने की बातों की परवाह मत करना, तलाक तो होकर रहेगा अब। हाँ संजना, अब हम उन लोगों को अच्छा सबक सिखाएंगे। बस करिए आप लोग, इतना कुछ नहीं हुआ है कि हमारा तलाक हो जाए। मैं अब समझ गई हूँ कि मैं ही गलत थी। मम्मी, पापा। कुछ मत कह, हमें सब पता है। उस दिन जब तेरे ससुराल वाले आए थे उन्होंने हमें सब बता दिया था। बहन जी, हम तो संजना को बेटी की तरह प्यार करते हैं। हमने कभी भी स्मृति और उसमें फर्क नहीं किया। स्मृति की शादी को 5 साल हो गए हैं तो जाहिर सी बात है कि वो ज्यादा सीख गई है, इसलिए उसकी तारीफ हो जाती है। मैं तो संजना को पहले दिन से अपनी बहन मानती हूँ आंटी जी। हमारे यहाँ हर काम के लिए काम वाली है। कभी कभी तो हमें खाना भी नहीं बनाना पड़ता, फिर भी संजना क्यों ऐसा सोचने लगी पता नहीं। आप प्लीज उसे समझाइए। देखिए, रिश्ता तोड़ना हमारे लिए भी कोई मुश्किल नहीं है, मुझे तो कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन लड़कियों पर एक दाग भी लग जाए तो उनके लिए जीना तक मुश्किल हो जाता है। आप चाहें तो हमारे रिश्तेदार आस पड़ोस में पूछ लीजिए। दूर क्यों जाना आंटी जी, मैं हूं ना सबसे बड़ा जीता जागता सबूत। मुझे आज तक उस घर में चींटी जितनी भी तकलीफ नहीं हुई है। आगे आपकी मर्जी। अब पता चला तुझे? हमने काफी लोगों से पता करवाया उनके बारे में, सबने अच्छा ही कहा है। तूने ही बात का पतंगड़ बनाया है, इसलिए हमने मिलकर सारी प्लानिंग की थी। वो लोग चाहते तो उनका इतना अच्छा नाम है कि तुझे बदनाम कर सकते थे जमाने में, लेकिन वो वाकई अच्छे लोग हैं। तुझे कितने मौके दिए उन्होंने, उनकी कीमत नहीं की तूने। तूने अपनी जेठानी से जलन की, उससे कुछ सीखने की कोशिश नहीं की और हमें झूठी कहानियां सुनाती रही, जबकि हर काम के लिए काम वाली है वहां। इतना आराम तो किसी को नहीं मिलता ससुराल में जितना तुझे मिल रहा है। तूने खूब गलतियां की है बेटा ससुराल में, इसलिए तुझे वो समझाते थे, डांटते नहीं थे। उन्होंने बड़ा दिल करके तेरी बातों और गलतियों को माफ कर दिया है। और तलाक? अमित तो कोई तलाक नहीं होगा। तुम बस अब सामान पैक करो और अपने घर चलो। हाँ अमित, अब मुझे मेरे घर जाना है। सबसे पहले तो अपनी गलतियों की माफी मांगनी है मुझे, खासकर भाभी से। तू तो बोरिया बिस्तर उठाकर चल दी, और तेरे संन्यास का क्या होगा? अब कोई संन्यास नहीं होगा भाभी, अब मैं गृहस्थ जीवन में मन रमाऊंगी, अपना